बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सैन्य विज्ञान के पेपर वन के बारे में, और पेपर वन में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक रिवीजन क्लास के तौर पर इसको लेंगे। इसके बाद में मैं प्रयास करूंगा कि एक आध वीडियो और आपको दे दी जाए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, BA 6 सेमेस्टर सैन्य विज्ञान यानी कि मिलिट्री साइंस डिफेंस स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। तो BA 6 सेमेस्टर में 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे। पहला पेपर जो आपका है उसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू वेलफेयर के बारे मतलब कि वारफेयर के बारे में पढ़ना होगा। वारफेयर का मतलब एक प्रकार से होता है युद्ध। तो युद्ध के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, यानी वार के दौरान युद्ध और टेक्नोलॉजी मतलब कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान युद्ध के दौरान किस तरीके से भूमिका निभाते हैं उसी के बारे में आपको जानना है। और पेपर 2 में आपको मिलिट्री साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी सैन्य मनोविज्ञान के बारे में। तो दूसरा पेपर जो होगा उसका भी मॉडल पेपर इसी प्रकार से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो उसका भी जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा मैं मिलिट्री साइंस के लिए, चूंकि अभी इससे पहले कोई भी वीडियोस मैंने बनाई नहीं थी, आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा बिल्कुल आपके लिए जो है, भले ही आप कम संख्या में हैं लेकिन आपको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके जो एक प्रकार से इमोशंस होते हैं हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, और तब पढ़ने के बाद में मैं इग्नोर कर नहीं पाता हूं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे जहां से कहीं से कुछ ढूंढ करके लाना पड़े आपके लिए, लेकिन मैं प्रयास यही करता हूं कि आपके लिए मेहनत करी जाए, क्योंकि आप ही मेरी दुनिया है और आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट भी करें। ठीक है, चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और आपसे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, चूंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे और आपकी जो है लिखित टाइप की परीक्षा की तैयारी भी विधिवत हो जाएगी। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। इस दौरान आप सोच रहे जुकाम कैसे हुआ होगा, तो इस दौरान चूंकि गर्म ठंड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसे हो रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में ठंडा वंडा पी लो या फिर जो है जूस वूस पी लो कोई, जिसमें या फ्रिज का पानी पी लो, इससे दिक्कत हो जाती थोड़ा सा। और बोलते बोलते लगातार मैं इतना ज़्यादा इस समय व्यस्त रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से के लगभग में, कि अब आपको क्या बताऊँ। हालांकि चलते हैं, अब इसको विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के घटक हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मतलब जब आप जो है एक प्रकार से जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बोलते हैं, या इंटरनेट युद्ध, या इंटरनेट के माध्यम से जब आप युद्ध लड़ते हैं तो वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मुख्य 3 घटक हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कितने घटक हैं, तो आप बताएंगे 3 घटक हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक हमला, यानी आक्रामक उपाय, जो आप दिमाग लगा करके या कोई आक्रामक हमला करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमला करते हैं, पहला वो। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, यानी कि रक्षात्मक उपाय। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समर्थन, यानी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक यानी साइबर अटैक करें, इलेक्ट्रॉनिक हमला करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा अपनी बढ़ाएं, रक्षात्मक उपाय कर ले अपना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का समर्थन करें, यानी कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करें अपने प्रतियोगी देश के बारे में। तो ये सब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक हमला, यानी ईए कैसे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक हमला कैसे काम करता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक हमला आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जैमिंग वगैरह आप लोग जानते होंगे। आपने अगर जो है मिलिट्री से संबंधित कोई मूवी वगैरह देखी होगी तो उसमें देखते हैं जैमिंग कर देते हैं, नेटवर्क वगैरह संचार व्यवस्था को जाम कर देते हैं। जैमर आते हैं, तो वो जैमर लगा कर ये क्या होता है कि आपका नेटवर्क उड़ जाएगा सभी का। ठीक है, नेटवर्क नहीं काम करेगा, कहीं पर फोन वोन नहीं लगेगा, कोई संचार सुविधा नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन काटना ही एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक हमला का एक प्रकार से एक रूप होता है। जैसे देखें जैमिंग, संचार संकेतों में हस्तक्षेप और धोखे जैसी तकनीकों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक हमला दुश्मन के सिस्टम को बाधित या अक्षम कर देता है। और इस तरीके से जब दुश्मन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपस में वार्तालाप या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका फायदा होगा और विपक्षी टीम जो होगी वो आपसे हार जाएगी। क्लियर? क्योंकि उसका एक प्रकार सारा सिस्टम जाम कर दिया आपने। हैकिंग वगैरह भी आप देखते हैं, बहुत सारे लोग हैक कर लेते हैं उनका सिस्टम, वहां से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी कई सारी चीजें, मतलब कि ये खुफिया एजेंसी चोरी छुप करके बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये आप देखते हैं जैसे कि अलग अलग देश जो होते हैं अपने अपने साइबर एजेंट जो होते हैं उनके, या फिर और तमाम प्रकार के जैसे कि खुफिया, जैसे आप देखते हैं खुफिया एजेंसियां होती हैं हर एक देश की। जैसे गुप्तचर व्यवस्था पहले थी कि राजा महाराजा के गुप्तचर हुआ करते थे, वो जा करके किसी दूसरे देश में अलग अलग भेष में रह करके घूमते रहते थे और जानकारी इकट्ठा करते थे। तो ऐसे आजकल भी होता है, हर एक देश जो है अपने खुफिया
लोगों को अलग अलग देशों में भेजे हुई है और हर एक सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। वहाँ से खुफिया जानकारी हर एक चीज़ के बारे में प्राप्त हो रही है। आप देखते होंगे, आपको मैं बता दूं कि एक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई भिखारी बन गए, बैठे रहते हैं शहरों वगैरह में पड़े रहते हैं ऐसे इधर उधर दारू वारू पी करके। तो ये सब आप जानिए वैसे नहीं पड़े रहते। कुछ लोग होते हैं इनमें से, इन्हीं में से आपके वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इसी में से कोई आपका वो हो सकता है, कोई जो है गुप्तचर हो सकता है, ठीक है, दूसरे देश का। तो ऐसे होते हैं। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जैमिंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जैमिंग क्या होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैमिंग क्या है। जैमिंग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक तकनीक है जहां दुश्मन संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप करने और बाधित करने के लिए शक्तिशाली संकेत प्रेषित किए जाते हैं। तो जैमिंग एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक प्रकार होता है जिससे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता या उसकी एक प्रकार जो संचार सेवा है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में निर्देशित ऊर्जा हथियार, जिसको आप DEW बोलते हैं, ठीक है, DEW निर्देशित ऊर्जा हथियार, ये क्या है। निर्देशित ऊर्जा हथियार जो होता है दुश्मन प्रणालियों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के केंद्रीय बीम होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के जो है केंद्रीय बीम होते हैं जो एक प्रकार से दुश्मन प्रणालियों को निष्क्रिय नष्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। निर्देशित ऊर्जा हथियार। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साइबर युद्ध क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से क्या संबंध है। साइबर युद्ध जो होता है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक उप समुच्चय है जिसमें कमजोरियों का फायदा उठाने और युद्ध से लाभ प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम का उपयोग करना शामिल है। तो कंप्यूटर के माध्यम से साइबर चीज़ें, मतलब कंप्यूटर को हैकिंग वगैरह से, या आप देखते हैं हैक कर लिया या उनका सिस्टम ही जाम कर दिया, यही सब चीज़ होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम का उपयोग करके आप किसी दूसरे देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करें वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें साइबर युद्ध में ही आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मामलों से या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करके साइबर हमले भी करे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन से छठा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा जिसको ईपी कहा जाता है, सैन्य प्रणालियों की सुरक्षा कैसे करती है। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सैन्य प्रणालियों की सुरक्षा कैसे करती है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सैन्य प्रणालियों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक उपाय शामिल है, जैसे कि घुसपैठ के खिलाफ इंस्क्रिप्शन और सख्त सिस्टम। जैसे मान लेते कोई घुसपैठिया आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा क्या करती है, वो तुरंत एक प्रकार से जैसे रडार वगैरह हो गए, अगर कोई विमान आ रहा है ऊपर से, भारतीय सीमा के ऊपर से उड़ रहा है, तो फिर उसको लगे, मतलब कि वो तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये फला विमान है। अभी आपने फाइटर मूवी देखी होगी, उसमें आप देखे होंगे कि जैसे पाकिस्तान की सीमा में जैसे आपका विमान जाएगा किसी भी देश का, तो तुरंत पाकिस्तानी जो एयरलाइंस होगी उनको पता चल जाएगा कि भाई हमारे सीमा में कौन सा विमान आया है, उसका पूरा डिटेल निकल आएगी, कौन चला रहा है, सब कुछ तुरंत जो है पता लगा लेंगे। रडार होते हैं, पनडुब्बी पानी में अगर आप जाएं तो उससे पता लगा लेते हैं। तो मतलब एक प्रकार से ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, जो क्या करती है, दुश्मन के आने का संकेत तुरंत दे देती है, कहीं से मिसाइल आ रही है या क्या हो रहा है, सारी जानकारी आपको ये दे देती है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, ठीक है। कि आप देखते हैं इसमें उसमें लॉक कर देते थे विमान को, आप देखेंगे मूवीज वगैरह में, तो वो सब एक प्रकार से जो वायु वाले होते हैं उसमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो जल सेना, थल सेना और वायुसेना सभी में आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा को लेकर के। कोई किसी की सीमा में घुस रहा है तो तुरंत जानकारी पता चल जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं कि तुरंत जो है सारी जानकारी जो है उपलब्ध हो जाती है। आगे देखेंगे, सातवां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट जिसको आप ईएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट क्या है, जैसे मतलब और सैन्य अभियान में इसकी क्या भूमिका होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समर्थन में खुफिया जानकारी हासिल करने और दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना शामिल होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समर्थन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर सपोर्ट होता है ईएस, वो क्या करता है, खुफिया जानकारी जो होती है, जो छुपी हुई जानकारी होती है, उसको हासिल करने और दुश्मन की जो गतिविधि है उसको ट्रैक करने, दुश्मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे कैसे उसके पास कितनी मिसाइलें हैं और कहाँ कहाँ पर उसके एक प्रकार से क्या उनकी कमजोरियां हैं, क्या उनकी एक प्रकार से जो है क्या उनका कमजोरी है, क्या उनका एक प्रकार से शक्ति क्या है, उनकी उनका पावर क्या है, सब कुछ जानना ही एक प्रकार से ईएस का मतलब होता है।
तो ट्रैक करने के लिए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और उन्हीं उन्हीं का व्याख्या करना ही शामिल होता है, ठीक है, इसमें ईएस में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चुनौतियां और प्रत्युपाय क्या होता है? प्रत्युपाय, प्रत्युपाय और चुनौतियां। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चुनौतियों में उन्नत इंस्क्रिप्शन और स्थिति जन जागरूकता में सुधार, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाव के लिए प्रत्युपाय विकसित करना शामिल है। जैसे मान लेते हैं कोई मिसाइल किसी देश ने छोड़ दिया किसी देश के ऊपर, अब क्या होगा कि जो आपकी एंटी मिसाइल होगी वो तुरंत क्या करेगी, उस मिसाइल को भस्म कर देगी ऊपर ही। जैसे आप इजराइल में जाकर के एक भी मिसाइल छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इजराइल अपने देश को एकदम से पूरा कवर करके रखा है। इजराइल में आप कोई बम वगैरह के गिराओगे जाकर के तो ऊपर ही सब खत्म, मामला साफ, मतलब उसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। अगर वायुसेना के हिसाब से जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप सोचे कि कोई एक एयर स्ट्राइक कर दें हम इजराइल पर, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्यों? चूंकि उसकी इतना पावरफुल सिस्टम है कि वो क्या किया हुआ है कि वो प्रत्युपाय और चुनौतियां एक प्रकार से उसको पता है भाई इजराइल को, चूंकि वो 57 इस्लामिक स्टेट जो हैं सभी लोग उसके दुश्मन हैं। अब आरी बगल सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, इजराइल के सभी दुश्मन हैं। छोटा सा देश बसा हुआ है, लेकिन उसकी जो एजेंसियां हैं बड़ी पावरफुल है भाई, किसी को छोड़ती नहीं। अगर आपको पता चल गया कि भाई मोसाद जो है वहाँ की जो एजेंसी है, अगर उसको पता चल गया कि भाई इसको मारना है, या ये मतलब कि ये आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, और उसको पता चल गया कि भाई इसको हमको मारना है, दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, इजराइल जो होगा जब चाहेगा तब उसको एक प्रकार से 12-12 साल बाद बदला लिया है इजराइल ने, ये बात ध्यान रखेंगे, मोसाद एजेंसी ने उसकी। तो बड़ी पावरफुल एजेंसी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लेते कोई देश हमला कर दे तो उससे बचाने के लिए या उसको एक प्रकार से ऊपर ही खत्म करने के लिए एक प्रकार से प्रत्युपाय या प्रत्युत्तर में, जैसे मान लेते हैं कि आप अभी कोई जो है कटाक्ष या कोई शब्द बोले तो उसके प्रत्युत्तर में मैं भी कुछ बोलूंगा, तो वही एक प्रकार से प्रत्युत्तर प्रत्युपाय वही होता है कि भाई आपने अगर हमारे ऊपर पहले हमला कर दिया तो हमले से बचने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ी मिसाइलें हैं तो भाई आप मिसाइल मारोगे तो सामने वाला देश भी मिसाइल मारेगा, वो भी बना रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बचने का भी प्रयास करें और उसको मारने का भी प्रयास करें, दोनों, यानी अटैकिंग एंड डिफेंस और अटैक दोनों आपके पास होना चाहिए। यानी कि जब आप जो है एक प्रकार से आप डिफेंस करके खेलें, यानी बचाव करके, और एक आक्रामक यानी कि जब आप उसको मारने की दृष्टि से देखें, दोनों बहुत जरूरी होता है। किसी भी युद्ध में डिफेंस एंड अटैक दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो बचाव जो होता है वही प्रत्युत्तर में एक प्रकार से होता है। 9वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आधुनिक युद्ध की प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जो होता है आधुनिक युद्ध को कैसे प्रभावित करता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने जो है आधुनिक युद्ध को बदल दिया है, दुश्मन प्रणालियों को बाधित करके और खुफिया जानकारी इकट्ठा करके सामरिक लाभ हासिल करके नए तरीके प्रदान किए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बदलाव हुआ है आधुनिक युद्ध की प्रकृति में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से। 10वां क्वेश्चन सही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में नैतिक विचार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में नैतिक विचार इन क्षमताओं के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के इर्द गिर्द घूमते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हुई है, बहुत सारी संधियां हुई हैं कि भाई देश, अगर इतनी संधियां ना हो भाई तो क्या होगा, बड़ा हो तो बहुत मार होगी, इतना ज़्यादा मटेरियल सबके पास है, लगभग 5-6 देश तो परमाणु संपन्न हो चुके हैं। वो आए दिन जैसे कोरिया उरिया हैं, वो लगातार धमकी देते कि मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसे क्या होता है कि भाई जो है इसको लेकर के बड़ी सारी संधियां बनाई जाती हैं, ताकि क्या हो कि संधि रहेगी तो भाई संधि में अगर आप शामिल हैं तो आपको पहले आक्रमण करने से पहले थोड़ा सा विचार विमर्श करना होगा, सोचना होगा, दूसरे देशों से भी राय मशवरा लेना होगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ज़रूरी चीज़ है, चूँकि युद्ध जो है उसको रोका जाए। युद्ध बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और जन धन हानि बहुत होती है युद्ध में, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में नैतिक विचार शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं जो एक प्रकार से आपको रोकती हैं किसी भी देश पर हमला करने से, बहुत जरूरी है वो। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को कैसे अनुकूलित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को जिम्मेदार और वैध आचरण सुनिश्चित करते हुए साइबर युद्ध और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के उपयोग के प्रभावों को दूर करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जिसको बोलते हैं, एआई टूल आजकल मोबाइल में भी आ गया है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या जो है उपयोगिता है, जिसको बोलते हैं आप मतलब कि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं एआई को।
इसकी क्या भूमिका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? तो एआई स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और अनुकूल प्रत्युपायों को विकसित करके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब जैसे मानते हैं वो रोबोट सिस्टम हो गया, या फिर कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो कि एक प्रकार से एआई बेस्ड होती हैं, उसमें मनुष्य का काम नहीं होता है। वो तुरंत एक प्रकार से क्या करती है, जैसे आपको पता चला संदिग्ध हैं आप, तुरंत उड़ा दिया। उसमें संवेदनशीलता या सोचने वोचने की क्षमता नहीं है। देखा कि भैया आप अटैक कर रहे हो, तुरंत आपकी मिसाइल को मनुष्य के मतलब सोचने समझने से पहले वो तुरंत अटैक कर दिया, उसको ऊपर ही खत्म कर दिया। तो इसके लिए जरूरी होता है एआई। ठीक है, आगे देखें 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वांटम प्रौद्योगिकियां मतलब प्रौद्योगिकियां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को कैसे प्रभावित करती हैं? क्वांटम जो होता है कंप्यूटिंग और संचार जैसी क्वांटम प्रौद्योगिकियां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खतरों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हुए बढ़ी हुई सुरक्षा और पहचान क्षमताओं की पेशकश करती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी बारीकी से चीज़ों का अध्ययन करती हैं क्वांटम प्रौद्योगिकियां। 14 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भविष्य के विकास और रुझान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भविष्य के विकास में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों में प्रगति और इलेक्ट्रॉनिक हमलों या समर्थन के लिए झुंड और स्वायत्त प्रणालियों की तैनाती शामिल हो सकती है। तो ये सब लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भविष्य में एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के निहितार्थ क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर यानी नेशनल सिक्योरिटी पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जो होता है उसके निहितार्थ क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे देश अपने सिस्टम की रक्षा करने और संघर्षों में लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जो होता है उसमें निहितार्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा जरूर मिला है, सिक्योर हुए हैं देश। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षण और तैयारी कैसे करती हैं? बताएं। तो सेनाएं जो होती हैं, सेनाएं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षण और तैयारी कैसे करती हैं? ट्रेनिंग एंड प्रिपरेटिंग कैसे करती हैं? तो सैन्य विशेष प्रशिक्षण से गुजरते हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास करते हैं, लगातार नियमित अभ्यास, विभिन्न परिदृश्यों और परीक्षण उपकरणों और तकनीकों का अनुकरण करते हैं, उनको अपनाते हैं, उनका लगातार प्रयोग करते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, वो प्रशिक्षित होते हैं और प्रिपेयर होते हैं युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, और विभिन्न देशों के साथ वो एक प्रकार से वो भी करते रहते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं रिहर्सल वगैरह जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में संभावित जोखिम और कमजोरियां क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में संभावित जोखिमों में महत्वपूर्ण प्रणालियों का नुकसान, नागरिक बुनियादी ढांचे का विघटन, संवेदनशील डेटा को साइबर हमलों से बचाने की आवश्यकता, ये सब शामिल है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है साइबर हमले बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे चाइना वगैरह साइबर हमले बहुत ज़्यादा करते हैं, रसिया वगैरह हैं कि वो साइबर अटैक करते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे जितने भी आप देखते हैं हैकर वगैरह होते हैं वो रसिया वगैरह से हैक कर लेते हैं। कभी कभी आप देखते हैं किसी का जीमेल अकाउंट हैक हो गया। कई बार तो मेरे ऊपर भी एक प्रकार से जो है हैकिंग की एक प्रकार से कई लोग, पता नहीं कौन कौन था, कि भाई जो है हमारी आईडी को लॉगिन करने का प्रयास कई जगहों से हुआ। तो लेकिन फिर एक प्रकार से क्या किया गया, फिर तुरंत पता चल जाता है, तो तुरंत मैंने फिर उस पर एक्शन लिया। ठीक है, और भगवान दया से आज मैं आपके साथ हूँ। नहीं तो क्या होता कि भाई रात में सो और दिन रात में फिर एक प्रकार सुबह उठो गायब आपका चैनल। ऐसे होता है भाई, बहुत सारे लोगों का हुआ। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, ये सब साइबर हमले ही होते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में कोई मेल भेज देंगे, कोई लिंक भेज देंगे, उसको आपसे टच करवा देंगे, तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे पूरा जानकारी। मैंने फिर इस पे रिसर्च किया और उसके बाद में रिसर्च करने के बाद में फिर मैंने उसको एक प्रकार से कई सारे हमारे टेक्निकल लोग हैं उनसे बातचीत हुई, तो उन सभी लोगों ने मिल करके व्यवस्थित किया फिर। तो ये एक प्रकार से ऐसे करते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो सामने वाला भी जानता है, वो भी आपसे, आप देखते हैं इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। आप देखते हैं कि जो है गूगल को ही एक प्रकार से एक बिहार का लड़का था, उसने 10 सेकंड के लिए कुछ उसमें बग था, उसको कुछ बताया था। ऐसे ही कई सारे लोगों ने बहुत सारा किसी दिन फेसबुक मतलब हैकिंग आजकल एक नॉर्मल हो गई है, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, और लोगों को मज़ा आता है इसमें, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। तो ये एक प्रकार से सकारात्मक भी है किसी दृष्टि से अगर आप के देश से कहीं पर दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो ऐसे में हैकिंग उपयोगी होती है, चूंकि उनके डाटा वगैरह को जानने में। लेकिन ये एक प्रकार से आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ता है आम जनता को। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नागरिक बुनियादी ढांचे
और संचार प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नागरिक बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकता है यदि वे हस्तक्षेप से लक्षित या प्रभावित होते हैं, संभावित रूप से दैनिक जीवन और सेवाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कार्मिक विकिरण एक्सपोजर यानी कि बायोडोसीमेट्रिक तकनीक जिसको आप बोलते हैं, कार्मिक विकिरण एक्सपोजर के मूल्यांकन के लिए इनमॉस की जो AIRB है वो मान्यता स्पष्ट करें। तो विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बल कर्मियों के सामने विकिरण का शिकार होने की आशंका मौजूद रहती है। चिकित्सा प्रबंधन विकिरण उजागर करने वाले कर्मियों को व्यक्तियों और अवशोषित विकिरण की मात्रा के सटीक आकलन की आवश्यकता होगी। बायोडोसीमेट्री के लिए डाइसेंट्रिक क्रोमोसोमल जांच पर आधारित प्रयोगशाला प्रक्रिया उच्च मानक है और इस IAEA द्वारा अनुशासित है, मतलब अनुशंसित है। IAEA के द्वारा अनुशंसित है। जांच के लिए रक्त संस्कृति के लिए गए जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका उपयोग करके मेटाफेज स्लाइड तैयारी करने के लिए पेरिफेरल खून के नमूने की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला को किसी भी विकिरण आपातकाल की स्थिति में ट्राई-एज ऑपरेशन के लिए स्वचालित माइक्रोस्कोप यानी कि मेटाफर 4 के साथ अत्याधुनिक समर्पित सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया है। 25 अप्रैल 2016 की अगर बात की जाए तो 25 अप्रैल 2016 को ERB द्वारा इनमास की बायोडेसीमेट्री प्रयोगशाला को मान्यता दी गई और यह देश की तीसरी और रक्षा संगठन में पहली प्रयोगशाला मानी जाती है। तो ये एक प्रकार से बड़ी उपयोगी है। ठीक है, कार्मिक विकिरण एक्सपोजर बायोसीडीमेट्रिक तकनीकी। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है, फ्रांस और भारत के बीच में नाभिकीय समझौता पर टिप्पणी करें। तो भारत फ्रांस के बीच नाभिकीय समझौता पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत और फ्रांस के बीच नाभिकीय समझौता जो हुआ है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे याक सिरॉक। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे भैया? फ्रांस के राष्ट्रपति थे याक सिरॉक। उनकी भारत यात्रा हुई 20 फरवरी 2006 के दौरान। दोनों देशों के बीच क्या हुआ? नाभिकीय समझौता हुआ। अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते में हमारे सैनिक और असैनिक परमाणु कार्यक्रम को अलग अलग रेखांकित करने की कठिन शर्त जुड़ी है, परंतु फ्रांस ने ऐसी कोई शर्त नहीं जोड़ी है और फ्रांस गैर सामरिक परियोजनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा प्रदान करने वाले देशों में एक प्रमुख देश है। इससे संबंध बेहतर बनाए रखना भारत की प्राथमिकता रही है। इसलिए नहीं कि फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बल्कि इस सबसे ज़्यादा इसलिए कि ताकतवर देशों में वह अकेला देश है जिसने हाल के वर्षों में एक अधिक मुद्दों पर अमेरिकी नीतियों से टकराने का साहस किया है। क्योंकि अमेरिका जो कहता था उसी को लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन फ्रांस ने उसका एक प्रकार से क्या किया कि फ्रांस ने कहा कि भाई अगर तुम परमाणु बना सकते हो तो और देश क्यों नहीं बना सकते हैं। अब क्या गया, 5 परमाणु देश संपन्न थे, उसके बाद में कहा गया कि भाई अब परमाणु कोई नहीं बनाएगा, तो आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो भारत ने बनाया, भारत ने भी परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया, उत्तर कोरिया ने भी परीक्षण किया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने। तो ये सब एक प्रकार से हुआ। फ्रांस ने इसमें सहायता भी दी। तो देखें, जिसने हाल के वर्षों में एक अधिक मुद्दों पर अमेरिकी नीतियों से टकराव का साहस दिखाया है। फ्रांस और भारत ने रक्षा समेत अंतरिक्ष, वाणिज्य, पर्यटन, पर्यावरण और ऐसे सांस्कृतिक और नागरिक तमाम प्रकार के उड्डयन समेत 7 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। तो भारत और ये इसका समझौता जो हुआ है ये आपका 2006 में हुआ, 20 फरवरी को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न, क्रूज प्रक्षेपास्त्र पर टिप्पणी करें। क्रूज एक मिसाइल होती है, प्रक्षेपास्त्र है मिसाइल। तो क्रूज प्रक्षेपास्त्र एक नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को कहा जाता है, कंट्रोल प्रक्षेपास्त्र, कंट्रोल मिसाइल है, जो ज्वलनशील विस्फोटक के द्वारा लक्ष्य भेदने का कार्य करता है। यह प्रक्षेपास्त्र प्रायः जेट इंजन से चलित होता है। इसका प्रयोग भूमि आधारित या समुद्र आधारित लक्ष्य के विरुद्ध किया जाता है। ये भूमि पर भी, स्थल और समुद्र दोनों में काम करता है। इन प्रक्षेपास्त्रों को मुख्य रूप से बड़े विस्फोटकों को लंबी दूरी तक उच्च सटीकता से ले जाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो है लंबी दूरी के लिए, उच्च सटीकता के लिए, कहीं पर बहुत दूर मारना है तो क्रूज प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गति के आधार पर क्रूज मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं। पहली मिसाइल आपकी है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरी है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तीसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ये 3 प्रकार की मिसाइल हैं। ठीक है, गति के आधार पर सबसोनिक थोड़े से धीमे,
सुपर थोड़ा सा उससे तेज और हाइपर बहुत ज़्यादा तेज, ये बात ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर परीक्षाओं के मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र, तो अनिवार्य पाठ्यक्रम आप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट शामिल है, उसके लिए आपको कई सारी वीडियोस को करिकुलर मास्टर पर मिल जाएंगी। 22 नंबर प्रश्न है, डीआरडीओ के अंतर्गत मिसाइल की संभावनाएं हैं। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ एक जो है संस्था है जो एक प्रकार से इन सभी मिसाइल वगैरह पर काम करती है। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक विजय कुमार सारस्वत के अनुसार मिसाइल किसी भी टारगेट को 99.8% हिट करने की संभावना के लिए बनाई गई है, मतलब कि 99.8% हिट करती है ये, मतलब अगर टारगेट पर सेट कर दो और वहां पर मार दो तो मतलब कि 90%, 99%, 99.9% या 8% संभावना है कि भाई वो मार ही देगी। 6 मई 2012 को डॉक्टर BK सारस्वत ने, यानी कि विजय कुमार सारस्वत ने पुष्टि करी कि चरण 1 पूर्ण हो गया है और एक संक्षिप्त सूचना पर 2 भारतीय शहरों की रक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चरण 1 अमेरिकी रक्षा प्रणाली PSC-3 पैट्रिक प्रणाली के साथ तुलनीय है। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और मुंबई को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा ढाल के रूप लिए चुना गया है। दिल्ली और मुंबई में सफल क्रियान्वयन के बाद इस प्रणाली का उपयोग देश के अन्य प्रमुख शहरों को कवर करने के लिए किया जाएगा, मतलब कि ये क्या करते हैं, रक्षा करेंगे आपकी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके देश की, आपके जो है शहरों की रक्षा होगी, तो अगर कहीं से कोई मिसाइल आती तो उससे उससे रक्षा होगी, जैसे इजराइल ने कर रखा है। यह ढाल जो है 25 किलोमीटर, मतलब कि 2500 किलोमीटर यानी 1600 मील दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। अगर दूर से कोई मिसाइल आ रही 2500 किलोमीटर से दूरी तय करके आ रही तो भी उसको नष्ट कर देगी, इतनी क्षमता इसके अंतर्गत है। और पहले चरण की बात, दूसरे चरण के पूरा होने पर दोनों एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक्सो और एंडो वायुमंडलीय यानी वातावरण के अंदर क्षेत्र में दोनों से 5000 किलोमीटर या 3100 मील से आने वाली मिसाइलों को भी नष्ट कर सकती हैं। मिसाइल लगभग 99.98% हिट संभावना सुनिश्चित करने के लिए मतलब कि अग्रानुक्रम में काम करेगी, तो ये भी एक प्रकार से बताया गया, यानी कि इसमें ये एंटी मिसाइलें हैं जो कि एक प्रकार से क्या करती हैं, एंटी मिसाइल पर काम हो रहा है, ताकि अगर कोई देश हमला कर दे बाई चांस, या कोई ये स्ट्राइक करना चाहे या और तमाम प्रकार की चीज़ें करना चाहे, तो वो एक प्रकार से बड़े बड़े शहर जो हैं वो सिक्योर हो सकें, सुरक्षित हो सकें, ठीक है। इस पर काम चला। 23 नंबर प्रश्न है, S-400 मिसाइल पर टिप्पणी करें। S-400 मिसाइल क्या है भाई? S-400 मिसाइल की अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2015 में यह बताया गया था कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए रूस से S-400 मिसाइलों की 12 इकाइयां खरीदेगा। दिसंबर 2015 के आखिरी हफ्ते में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा से पहले इस सौदे की पुष्टि होनी थी। 17 दिसंबर 2015 को यह पुष्टि हुई थी कि यह मूल रूप से 12 इकाइयों में से 5 इकाइयों के लिए होगा। यह सौदा 6 अरब डॉलर यानी वर्तमान में लगभग विनिमय दर में लगभग 400 अरब रुपए के बराबर है। S-400 मिसाइलों की संख्या में कमी भारत की रक्षात्मक जरूरतों के लिए पर्याप्त माना जाता है, तो एक प्रकार से ये S-400 मिसाइल जो है रूस से खरीदने की बात करी गई, 12 इकाइयाँ खरीदेगा और इसमें फिर बाद में 5 इकाइयों की बात करी गई थी। 600 मतलब कि 6 अरब डॉलर की बात हुई, 6 अरब डॉलर मतलब होगा 400 अरब रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। भारत की सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, बताएं। तो भारत की सुपरसोनिक जो है इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अगर बात की तो पाकिस्तान की बात करें तो 15 मई 2016 को सफल परीक्षण के बाद 20 मई 2016 को पाकिस्तान ने भारत की सुपर सोनिक इंटरनेशनल मिसाइल परीक्षण पर चिंता व्यक्त करी और कहा कि वह देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। ये पाकिस्तान की प्रतिक्रिया रही। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया रही इस पर। अमेरिकी डिप्टी रक्षा जो है एस्टन कार्टर ने के मतलब एस्टन कार्टर हैं, डिप्टी हैं ये, अमेरिकी डिप्टी रक्षा के एस्टन कार्टर, तो उन्होंने कहा कि वालस्टक मिसाइल डिफेंस यानी BMD ढाल विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग की संभावना है। यह हमारे भविष्य के सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संभावित क्षेत्र है। कॉटर ने जुलाई 2012 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान ये बात कही थी। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इसके लिए, इसको लेकर के जो भारत का जो सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, इस परीक्षण पर एक प्रकार से मतलब ये बहुत ज़बरदस्त जो है प्रकार से प्रयोग रहा।
इसको लेकर के बड़े लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पारंपरिक युद्ध रणनीति से कैसे भिन्न है। तो पारंपरिक युद्ध रणनीति से मतलब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भिन्न है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पारंपरिक युद्ध रणनीति से भिन्न है क्योंकि यह लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित होता है। पारंपरिक युद्ध रणनीति में भौतिक बल शामिल होते हैं, जैसे कि जमीनी सेना, टैंक, विमान, जबकि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अदृश्य दायरे में संचालित होता है। और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध दुश्मन के संचार और संवेदन प्रणालियों को बाधित कर सकता है, उसमें हेरफेर करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें अक्षम या धोखा देना होता है। दूसरी ओर पारंपरिक युद्ध में क्या होता है, रणनीति में दुश्मन सेना के साथ सीधा जुड़ाव होता है, आप आमने सामने लड़ते हैं, क्षेत्र पर कब्जा करना होता है, दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्या होता है, सूचना प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, संचार और समन्वय करने की दुश्मन की क्षमता को नकारा जाता है, कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक युद्ध रणनीति में क्या होता है, सेना की गतिविधियों, हथियारों की तैनाती, शारीरिक युद्ध सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। जैसे कि सेना जो बीएसएफ है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर के, तो वो सब एक प्रकार से पारंपरिक हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन चीज़ें सब होती हैं तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक हैं। वैसे कुल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र प्रदान करके पारंपरिक युद्ध रणनीति का पूरक है। मतलब जो पारंपरिक युद्ध होता है उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, जो आजकल का यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है वो, जहां लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर जानकारी और नियंत्रण महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक अब हो गए हैं, हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। 26 नंबर प्रश्न, प्रौद्योगिकी व सैन्य आधुनिकीकरण पर लेख लिखिए। स्वदेशी तकनीक को विकसित करने में हमारा रिकॉर्ड और संबंधित रक्षा औद्योगिक आधार पर उत्साहजनक नहीं रहा है। हम लगातार अपने उपकरणों के 70% आयात रहे हैं, मतलब आयात माने होता है खरीदने पर ही डिपेंड रहे हैं, जो देश को बहुत कमज़ोर करता है। आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप मिसाइल खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं, तो इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो होती है, बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है हमारे देश का, वो दूसरे देशों में लग जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई रक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो भाई जो नीतियाँ हैं, नौकरियाँ हैं, वो नहीं निकल रही हैं, तो रक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इससे क्या होगा और चीज़ों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जो बहुत देश को कमज़ोर कर देता है। परियोजनाओं के अनुमोदन और निष्पादन में अत्यधिक विलंब से ज़मीनी हालात और अधिक जटिल हो जाते हैं। हमें मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से वर्तमान सरकार द्वारा दिखाए जा रहे राजनीतिक इच्छा शक्ति का लाभ लेने की ज़रूरत है। मतलब एक प्रकार से भारत में बने तो वो एक प्रकार से उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग एक प्रकार से अपने देश में जब चीज़ें अपने देश की होंगी तो विश्वसनीय होंगी। अब विदेशी है, क्या पता उसका क्या भरोसा किया जा सकता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से मेक इन इंडिया पर जोर देना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको आप थॉड बोलते हैं, ये क्या है। तो अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है ये, जिसे लक्ष्य की ओर उड़ान के टर्मिनल चरण के दौरान छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने एवं नष्ट करने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, पहली बात, थॉड जो है ये अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा हुआ होता है। यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों के बारे में थॉड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है। यानी कि ये अगर अमेरिका पर कोई मिसाइल जा रही होती तो उस समय ये जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है ये क्या करती है, वो डाटा ट्रांसफर करती है कि भाई कोई मिसाइल आ रही है। दूसरी बात, इसके पास वातावरण के अंदर और बाहर मिसाइल को रोकने की क्षमता भी, अगर वो चाहे तो वातावरण के बाहर ही उस मिसाइल को खत्म कर दे, चाहे तो अंदर आकर के भी खत्म कर सकती है। दोनों प्रकार की क्षमता इसके अंतर्गत है। मान लेते ना जान पाए किस कारण बस अंदर घुस जाए वो मिसाइल, तो भी एक प्रकार से वो वातावरण के अंदर ही उसको ऊपर ऊपर खत्म कर देगी मिसाइल, इतनी क्षमता है इसमें। तीसरी बात, यह अन्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ मतलब कि ऑपरेबल और है, और इसे काफ़ी मतलब कहीं काफ़ी आसानी से तैनात किया जा सकता है। तो एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त है ये जो है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, थॉड जिसको बोलते हैं, अमेरिका मिसाइल रोधी प्रणाली है ये। 28 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 6 मतलब अग्नि 4 पर टिप्पणी करें। अग्नि 4 की अगर बात की जाए तो अग्नि 4 भारत की परमाणु संपन्न लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। अगर यहाँ से चाहे तो भारत 4000 किलोमीटर दूर बैठे किसी देश पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रकार से मिसाइल अग्नि 5 मतलब अग्नि 4 चली जा सकती है। पहली बात, ये स्वनिर्मित अग्नि जो है 4 सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, मतलब कि पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करती है। 2 चरणों वाली मिसाइल है,
यह 17 टन वजन के साथ और 20 मीटर लंबी दूरी, मतलब 20 मीटर लंबी है। 20 मीटर लंबी मिसाइल है और 17 टन वजन के साथ एक प्रकार से ये जा सकती है। या 2 चरणों वाली ठोस ईंधन प्रणाली है जो 1 टन के परमाणु हथियार को 4000 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकती है। ये अग्नि 4 मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय तटरक्षक दल पर टिप्पणी करें। भारतीय तटरक्षक दल की अगर बात की जाए तो इसका गठन सशस्त्र सेना के रूप में 1978 ईस्वी में हुआ था, जो समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह दल हमारे लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की रक्षा करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन महानिदेशक तटरक्षक दल के नेतृत्व में कार्य करता है। उसके क्षेत्रीय मुख्यालय, खास करके क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में है। इसका मुख्यालय भारतीय तटरक्षक दल का। ठीक है, मुख्य रूप से इसका कार्य होता है अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वालों को पकड़ना, यानी जो एक प्रकार से दूसरे देश के जो मछुआरे होते हैं, आपको पता होगा कि दूसरी सीमा में घुस गए। अब मछली मारते मारते अब पानी में तो सीना लगी नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई लोग घुस जाते हैं और पता नहीं चलता कि भाई दूसरे देश की सीमा में आ गए, तो उनको पकड़ना। ठीक है, समुद्री सीमा पर तस्करी बहुत सारी होती है, तस्करियाँ समुद्री माध्यम से बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको पकड़ना। ठीक है, और इसके अलावा या खोजी और बचाव कार्य भी करता है। इसकी संख्या लगभग 6000 है। तो इस तरीके से ये रक्षा दल जो होता है सेनाओं से मतलब कि ये जो है जलीय सैन्य सीमा से रिलेटेड होता है। तस्करी वगैरह और अनधिकृत मछली को पकड़ना से रोकना है, मतलब कि बिना परमिशन के। मछुआरों के माध्यम से कभी कभी दूसरे देश के लोग भी घुस जाते हैं ना देश की सीमा में बिना वीजा वगैरह के, तो ये भी दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सैन्य मामलों में क्रांति यानी कि RMA युद्ध के भविष्य के विषय में सैन्य सिद्धांत एक परिकल्पना है, स्पष्ट करें। तो युद्ध के भविष्य के बारे में सैन्य सिद्धांत में एक परिकल्पना है जो अक्सर सैन्य सुधार के लिए तकनीकी और संगठनात्मक सिफारिशों से जुड़ी होती है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि RMA का दावा है कि मानव जाति के इतिहास के कुछ निश्चित समय में नए सैन्य सिद्धांत, रणनीति और प्रौद्योगिकियां थीं जिनके कारण से युद्ध के आचरण में एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा वे परिवर्तन नए सिद्धांतों और रणनीतियों के त्वरित अनुकूलन को मजबूत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में RMA को अक्सर संयुक्त राज्य सेना की पुनर्गठन योजना और कुल सिस्टम एकीकरण जैसी चर्चाओं से जोड़ा जाता है। मूल सिद्धांत 1970 और 1980 के दशक में सोवियत सशस्त्र बलों के द्वारा बनाया गया था, विशेष रूप से मार्शल निकोलाई ओगारकोव के द्वारा। रक्षा विभाग के थिंक टैंक नेट असेसमेंट कार्यालय के प्रमुख एंड्रयू मार्शल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत में इसमें रुचि बढ़ी। इसने धीरे धीरे आधिकारिक सैन्य इलाकों, सैन्य हलकों में विश्वसनीयता हासिल करी और अन्य देशों ने संगठन और प्रौद्योगिकी में समान बदलाव की खोज शुरू कर दी। चीन की भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर RMA और भविष्य में अमेरिकी सशस्त्र बलों की संरचना में रुचि मजबूत है और इसे चीन के रणनीतिक सैन्य सिद्धांत में शामिल किया गया है। कई अन्य सेवाओं ने भी शोध किया है कि RMA जो है उसको एक संगठनात्मक अवधारणा के रूप में माना जाए, तो अलग अलग देश जो है RMA तकनीक जो है उसको अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो है UK, इंग्लैंड वगैरह, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, चीन गणराज्य, इसके अलावा ताइवान। अच्छा, चीन गणराज्य में ही ताइवान वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा भारत, रसिया और जर्मनी, लेकिन मतलब कि ये सब शामिल हैं। लेकिन इसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और निवेश लागत के कारण से सभी सेनाओं ने RMA को नहीं अपनाया है, लेकिन एक प्रकार से इस पर काम जरूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो RMA होती है, RMA मतलब कि सैन्य मामलों में क्रांति, तो ये युद्ध के भविष्य में विषय में सैन्य सिद्धांत की एक परिकल्पना है। तो यह हर एक देश में आप देखते हैं इसका एक प्रकार से हो रहा है, बातचीत हुई है इस पर। 31 नंबर प्रश्न, देश में बने 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे पर टिप्पणी करें। देखिए, आत्मनिर्भरता हासिल करने और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि DICS स्थापित किए हैं जिसको आप डिस्क बोलते हैं। इसमें से एक उत्तर प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको आप UP डिक बोलते हैं, विकसित करने के लिए आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ की पहचान की गई है। वहीं तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको आप TN डिक बोलते हैं,
उसके विकास के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली की पहचान करी गई है। ये सब बड़े शहर हैं। तो ये देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे पर टिप्पणी करी गई है, जो कि एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में बात करी गई है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारत के हथियारों की विदेशों में डिमांड पर टिप्पणी करें। मतलब भारत के जो हथियार बने हैं उसकी विदेशों में क्या डिमांड है, विदेश के लोग उस पर क्या राय रखते हैं या क्या होता है। तो भारत के कई हथियारों की विदेशों में खूब डिमांड आ रही है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जैसे भारत की बनी हुई है, आकाश मिसाइल सिस्टम जो है, इसके अलावा रडार सिस्टम जो है, इसके अलावा डोनियर जो है 228 यानी डोनियर 228, इसके अलावा डोनियर 155, इसके अलावा एम एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन्स जिसको बोलते हैं, यानी अटैक जिसको बोलते हैं अटैक। तो ये इसके अलावा सिमुलेटर, इसके अलावा मतलब कि प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स होते हैं वो भी, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और इस रॉकेट और लॉन्चर उसका, इसके अलावा जो है एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम और लाइन जो है रिप्लेसेबल यूनिट्स, इसके अलावा एवी एवियनिक्स। ये सब दुनिया की काफ़ी देशों में इन सभी जो है औजारों की हथियारों की डिमांड है। इन सभी से जो है ये जो विदेशी मतलब ये हथियार है भारत के द्वारा ही सब सिस्टम बनाए गए हैं, ये सब जितने मैंने आपको बताए लिखा हुआ है। तो इसकी डिमांड जो है अलग अलग देशों में काफ़ी है। भारत के LCA तेजस तेजस और इसके अलावा तेजस विमान भारत का जो है, इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी मांग भी कई देशों में लगातार बढ़ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से भारत के कुछ हथियारों की डिमांड है जो विदेशों में बढ़ रही है। तो ये मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके बाद में मैं और भी प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं एक आध प्रश्न को आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूं, जो दीर्घ उत्तरीय टाइप के होंगे। उसमें मैं एक प्रकार से आपको विस्तार से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। पूरी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। डिजिटल बोर्ड पर आपको मैं एकदम से विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा, अगर समय मिलता है तो। ठीक है। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। भारी संख्या में अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को और वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा आएगा तो इस पर प्रयास करेंगे, मैं और भी वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो है मैं प्रयास करूंगा, अगर आप देखेंगे तो भी, अगर नहीं देखेंगे तो भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। जो भी बच्चे हमारे देखेंगे उनके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है। चाहे वो 1 की संख्या में हो, चाहे 10 की संख्या में, चाहे 10 लाख की संख्या में, चाहे 1 लाख की संख्या में हो। ठीक है। तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, बिल्कुल। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।